हेलो गाइज, वेलकम टू साइनोसिस सॉल्यूशंस डीबीएमएस क्लासेस। तो गाइज यहाँ पे जो है हम कंटिन्यू करेंगे इन्फिनिटी का डे 3। मैंने आपको लास्ट वीडियो में जो है डे 3 तक आपको करा दिया था और डे 3 के हमने एक्सरसाइज जो असाइनमेंट्स है वो हमने 25 तक कर लिए थे। नेक्स्ट जो हमारा क्या होगा, डे 3 का पार्ट 2 होगा। तो गाइज इस डे 3 के पार्ट 2 में जो हम रिमेनिंग असाइनमेंट्स को कंप्लीट करेंगे। जो हमारे यहाँ पे टोटल असाइनमेंट्स हमारे क्या है, देखिए आप यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, 39 असाइनमेंट्स हैं, जिसमें कि आपके 33 तक तो मैंडेटरी है, बाकी जो है ऑप्शनल है। बट इसमें मैं जो है आपका सारा कवर करने वाला हूं। तो यहाँ पे जो है हम 26 नंबर असाइनमेंट से शुरू करेंगे गाइस और 39 तक आज जो है इस वीडियो के अंदर खत्म कर देंगे। उससे पहले गाइस मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि आप जो है आप पहले जाइए इस पेज पे, यूट्यूब के अंदर आप सर्च करिए साइनोसिस सॉल्यूशंस और ये जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है इसको आप हिट कर दीजिए गाइस। इससे क्या होगा, क्या चैनल आप सब्सक्राइब कर लेंगे, जब भी वीडियो आपको मिलेगा, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको तुरंत के तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए गाइस यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपना अगला जो हमारा 26 नंबर जो असाइनमेंट है। चलिए देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है। रिट्राइव द डेजिग्नेशन एंड सैलरी ऑफ एम्प्लॉय विदाउट एनी डुप्लीकेट डेटा। बोल रहा है डेटा डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए डेजिग्नेशन और सैलरी के बीच में। चलिए पहले ये देख लेते हैं ये दो कॉलम किस टेबल के अंदर है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप सारा टेबल्स को देखेंगे गाइज यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे डेजिग्नेशन इसमें दिख रहा है, ये एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल जो है, डेजिग्नेशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है और सैलरी भी इसी के अंदर दिख रहा है। तो ये एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल के अंदर ये दोनों कॉलम्स पड़े हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे गाइज, क्योंकि आपको डुप्लीकेट डेटा नहीं चाहिए तो यहाँ पे आप जो है डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज करेंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे सेलेक्ट, पहले लिखेंगे सेलेक्ट क्वेरी आप यूज करेंगे यहाँ पे। तो आपको क्या क्या सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट और लिखना है आपको डिस्टिंक्ट, क्योंकि आपको बेसिकली अलग अलग डेटा चाहिए। तो यहाँ पे डिस्टिंक्ट का स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, डिस्टिंक्ट। और यहाँ पे आपको क्या लिखना है, जो जो आपका कॉलम है वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहला कॉलम क्या है, डेजिग्नेशन। ठीक है गाइस, डेजिग्नेशन आपको लिखना है। और अगला कॉलम क्या है, सैलरी। अगला कॉलम जो है सैलरी, और यहाँ पे ये टेबल का नाम क्या है, फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स। ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स। चलिए यहाँ पे ये जो है ये मैंने लिख दिया यहाँ पे क्वेरी डिटेल्स। हाँ चलिए ये सही है डिटेल्स। तो अब पता नहीं क्यों यहाँ पे रेड आइकन दिखा रहा है, बट यहाँ पे क्या करना है, क्योंकि आपको दो कॉलम सिलेक्ट करने हैं बेसिकली। पहला आपका जो है डेजिग्नेशन होना चाहिए और यहाँ पे अगला सैलरी। और देखिए यहाँ पे डिस्टिंक्ट कीवर्ड क्या करेगा, देखिएगा कि ये दोनों कॉलम मिला के बेसिकली इन दोनों कॉलम का डेटा जो है ये यूनिक होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे बिलिंग स्टाफ और 2900 सैलरी, दूसरे में क्या है बिलिंग स्टाफ 2800 सैलरी। ये क्या है, दोनों यूनिक है, अलग अलग है। चलिए इसको वेरीफाई करते हैं गाइज। यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखिए हमारा आउटपुट बेसिकली जो हमारा क्वेरी जो है एकदम 100% करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट लेता हूं मैं असाइनमेंट नंबर 27। और असाइनमेंट नंबर 27 में क्या बोल रहा है, रिट्राइव द आइटम कोड डिस्क्रिप्शन एंड प्राइस फॉर ऑल आइटम। ठीक है, आइटम कोड चाहिए, डिस्क्रिप्शन चाहिए, प्राइस चाहिए, सारे आइटम के लिए यहाँ पे बोल रहा है। इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, सारा रोज सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये कॉलम्स किस टेबल में प्रेजेंट है, ये आइटम टेबल के अंदर प्रेजेंट है, ये सबसे ऊपर वाला जो टेबल है। चलिए यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं सेलेक्ट क्वेरी। और क्या क्या चाहिए इसमें, आपको आइटम कोड चाहिए, आइटम कोड चाहिए, और क्या चाहिए, डिस्क्रिप्शन चाहिए। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के लिए कॉलम का नाम क्या है, DESCR। और यहाँ पे प्राइस चाहिए आपको, प्राइस। ये तीन कॉलम हमको चाहिए और ये कहाँ प्रेजेंट है, फ्रॉम आइटम टेबल। ये कौन से टेबल के अंदर प्रेजेंट है, आइटम टेबल के अंदर। चलिए इसको वेरीफाई करते हैं गाइज। यहाँ पे ये देखिए ये भी क्वेरी हमारा एकदम 100% करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेरी पे बेसिकली नेक्स्ट असाइनमेंट पे आ जाता है, हमारा असाइनमेंट नंबर 28। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, रिट्राइव द कोटेशन ID एंड S नेम ऑफ कोटेशन विच हैव बीन आइदर एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। उन्हीं कोटेशंस का हमको यहाँ पे SID और कोटेशन S नेम और कोटेशन ID खोजना है जो कि आइदर एक्सेप्ट हो गए हैं या रिजेक्ट हो गए हैं। ठीक है गाइज, चलिए यहाँ पे खोजते हैं इसको भी। इसके लिए आप क्या करेंगे, सेलेक्ट क्वेरी लगाएंगे और सबसे पहले आप जो है कौन कौन सा कॉलम आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं, कोटेशन ID का यूज कर रहे हैं। पहले सबसे पहला कॉलम क्या है, कोटेशन ID, और दूसरा क्या है, S नेम। ठीक है, ये दो खोज रहे हैं। और ये किस टेबल में प्रेजेंट है गाइज, यहाँ पे देखिए कोटेशन टेबल के अंदर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे लिखिएगा कोटेशन, यहाँ पे कोटेशन लिख लीजिए। और यहाँ पे आप क्या करना पड़ेगा, कंडीशन लगाना पड़ेगा आपको। यहाँ पे क्या बोल रहा है, विच हैव बीन आइदर एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड, या तो वो एक्सेप्टेड है या रिजेक्टेड है। तो यहाँ पे वेयर का यूज कर लीजिए, आप वेयर क्लॉज लगा लीजिए। और यहाँ पे वेयर के अंदर क्या लिखेंगे गाइस, यहाँ पे वेयर के अंदर आप कॉलम देखिए,
ये जो रिजेक्टेड है, एक्सेप्टेड है, ये क्या है आपका क्यू स्टेटस के अंदर आएगा गाइस। अगर आपको जानना है ये क्यू स्टेटस के अंदर कैसे है, पहले इसको आप कंट्रोल कर लेता हूं मैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यहाँ पे कोटेशन टेबल डाल दीजिए। जो भी टेबल आपको नहीं समझ में आए बस यहाँ पे लिखिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, जो भी टेबल का नहीं समझ आ रहा उसका नाम डाल दीजिए। यहाँ पे वेरीफाई करूंगा, ये देखिए सारा टेबल का डिटेल आ जाएगा। ये क्यू स्टेटस कॉलम के अंदर देखिए क्या क्या आ रहा है, एक्सेप्टेड, क्लोज्ड, रिजेक्टेड, यही 3 डेटा प्रेजेंट है ये पूरे कॉलम के अंदर। तो यहाँ पे क्यू स्टेटस के हेल्प से हम चेक करेंगे कौन कौन सा एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। तो चलिए यहाँ पे इसको हटा लेते हैं और हम पुराना वाला अपना जो कोड हमने लिखा था उसको वापस यहाँ पे क्वेरी को लिख देते हैं। तो यहाँ पे सेलेक्ट कोटेशन आईडी एस नेम फ्रॉम कोटेशन वेयर लिखूंगा मैं क्यू स्टेटस इन लिखूंगा गाइस, इन का यूज करूंगा, इन ऑपरेटर का। और किसके किसके अंदर होना चाहिए, या तो एक्सेप्टेड होना चाहिए गाइस, या तो एक्सेप्टेड होना चाहिए, नहीं तो रिजेक्टेड होना चाहिए, नहीं तो रिजेक्टेड होना चाहिए। यही दो वैल्यूज हमको अलाउड है, या तो एक्सेप्टेड होना चाहिए नहीं तो रिजेक्टेड। यही चीज लिखा है विच हैव बीन आइदर एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। मैंने एक बार हम जो क्विज भी कर रहे थे तो वहां पे क्या था, इन को चेंज करना था बेसिकली। तो हमने बिटवीन को कैसे किया था, एंड का यूज करा था, और इन के लिए और का यूज करा था। तो यहाँ पे वही चीज है। चलिए इसको वेरीफाई करते हैं और यहाँ पे वेरीफाई करता हूं। देखिए यहाँ पे जो हमारा कॉन्ग्रेचुलेशन लिख के आ गया, इसका मतलब क्वेरी जो हमारी 100% करेक्ट है। इसको आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, नहीं समझ आता आप जो थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा और अच्छे से करिए, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। इस अगला क्या है, रिट्राइव आइटम आईडी, आइटम डिस्क्रिप्शन एंड प्राइस फॉर आइटम हुज नेम हैव आर एज सेकंड कैरेक्टर। बोल रहा है नेम हैज आर, जब नेम का कैरेक्टर वगैरह जो दे देता है कि इट हैज दिस कैरेक्टर, डायरेक्ट कैरेक्टर, तो उसके लिए जो है आप लाइक ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले क्या बोला, सेलेक्ट सॉरी यहाँ पे गाइस आइटम आईडी, बेसिकली यहाँ पे देखिए एक्सपेक्टेड रिजल्ट को आप देखा करिए क्या लिखा है, आइटम कोड लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, ये 3 कॉलम आपको चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखा है आपको, आइटम आईडी। अब कंफ्यूज मत हो जाए कि आइटम आईडी तो कहीं दिया ही नहीं है। एक्सपेक्टेड आउटपुट को जो है उसको देखिए, यहाँ पे आइटम आईडी की जगह पे क्या लिखा हुआ, आइटम कोड। और ये देखिए ये सारे आइटम टेबल के अंदर प्रेजेंट है ये सारे कॉलम्स। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, आइटम कोड। दूसरा क्या चाहिए आपको, डिस्क्रिप्शन चाहिए, डिस्क्रिप्शन लिख लीजिए। तीसरा क्या चाहिए आपको, प्राइस चाहिए। ये 3 कॉलम चाहिए था मुझे और तीनों यहाँ पे मैंने कर लिया। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, फ्रॉम लिखना है। फ्रॉम कौन से टेबल से आप लेना है डेटा, आइटम टेबल से। और यहाँ पे आपको लास्टली एक कंडीशन लगाना पड़ेगा जिसके लिए हम वेयर क्लाउज का यूज करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, वेयर के अंदर आपको लिखना पड़ेगा हुज नेम्स हैव आर एज सेकंड कैरेक्टर। नेम के अंदर क्या होना चाहिए, आर जो है सेकंड कैरेक्टर होना चाहिए गाइज। अब देखिए नेम कहां पे आएगा, अब देखिए नेम का कहां पे आ रहा फंडा, यहाँ पे देखिए डिस्क्रिप्शन को अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, ब्रिटानिया में क्या है, ब्रिटानिया के अंदर आर कहां पे आ रहा है, सेकंड कैरेक्टर पे। एरोमा ब्रेड के अंदर आर कहां पे आ रहा है, सेकंड कैरेक्टर पे, सॉरी सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, कैरेक्टर में बोले जा रहा हूं। नेक्स्ट देखिए आर, इसमें अगर एरो जीन्स में देखें तो यहाँ पे भी जो आर है ये भी क्या आ रहा है, सेकंड पोजीशन पे आ रहा है। तो यहाँ पे नेम के जो नेम कॉलम है यहाँ पे एज सच कुछ है नहीं, तो यहाँ पे आप जो है डिस्क्रिप्शन को ही कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, वेयर क्लॉज के साथ आप लिखेंगे वेयर डिस्क्रिप्शन लाइक ऑपरेटर का यूज करेंगे गाइस। और आपको लाइक ऑपरेटर के बाद आपको पता है कैसे, लाइक ऑपरेटर के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा आपको पता होगा कैसे सेकंड कैरेक्टर, लास्ट कैरेक्टर, जो भी ये सब सारे कंडीशंस कैसे लगाते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा तो प्लीज उसको पढ़िए, तब जाके आपको क्लियर होगा। तो ये क्या करता है, अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो ये बेसिकली बताता है कि आपका जो है सेकंड कैरेक्टर आर होगा। और पहले कैरेक्टर के लिए देखिए मैंने यहाँ पे अंडरस्कोर का यूज करा है, यहाँ पे पहला कैरेक्टर हमारा कुछ भी हो सकता है। चलिए इस क्वेरी को वेरीफाई करते हैं गाइज यहाँ पे, और वेरीफाई करता हूं। देखिए यहाँ पे हमारा आउटपुट एकदम करेक्ट है, ये देख लिए कॉन्ग्रेचुलेशन लिख के आ गया है यहाँ पे क्वेरी में। नेक्स्ट गाइस अगला जो है असाइनमेंट नंबर 30 देखते हैं। असाइनमेंट नंबर 30 में क्या बोल रहा है, रिट्राइव द डिफरेंट आइटम टाइप। डिफरेंट आइटम टाइप खोजना है। देखिए ये सारे आइटम टाइप अलग अलग है, एक भी सिमिलर नहीं है। डिफरेंट का मतलब क्या, डिस्टिंक्ट आपको खोज का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सीधा आप क्या यूज करेंगे, सेलेक्ट, और यहाँ पे आप लिखेंगे डिस्टिंक्ट, एक सेकेंड, डिस्टिंक्ट आपको लिखना है गाइस यहाँ पे। और आपका जो कॉलम नेम क्या है, कॉलम नेम है आपका आइटम टाइप कॉलम। और ये किस टेबल के अंदर प्रेजेंट है, आइटम टेबल के अंदर प्रेजेंट है। यही आप लिखिए, इतना में क्या करेगा, ये हर एक जो डिस्टिंक्ट आइटम टाइप है उसको यहाँ पे प्रिंट कर देगा। वेरीफाई करता हूं, थोड़ा सा देखिए ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, सर्वर थोड़ा सा स्लो चलता है, बट आप जो है पेशेंस रखिए उतना। तो यहाँ पे देखिए
ये भी आउटपुट हमारा क्या है, एकदम एब्सोल्युटली करेक्ट है गाइस। चलिए नेक्स्ट असाइनमेंट देखते हैं, असाइनमेंट नंबर 31। असाइनमेंट नंबर 31 में देखिए क्या बोल रहा है, रिट्राइव द ऑर्डर डिटेल्स। ऑर्डर डिटेल्स का मतलब ऑर्डर टेबल के अंदर आपका जो भी डिटेल है रिट्राइव करना है। कौन कौन से कॉलम में रिट्राइव करने हैं, ऑर्डर आईडी, कोटेशन आईडी, स्टेटस, पेमेंट डेट फॉर दोज ऑर्डर वेयर पेमेंट्स आर नॉट रिसीव्ड। जहां पे पेमेंट आपको रिसीव नहीं हुआ है गाइस, उन ऑर्डर के लिए आपको क्या करना है, डिटेल्स खोजना है। ठीक है गाइस। चलिए यहां पे देखिए, जब पेमेंट आपका रिसीव नहीं होगा, सबसे पहले देखिए यहां पे अगर आपको ना समझ में आए ये टेबल बेसिकली है क्या, कौन कौन से डेटा है इसके अंदर, तो आप क्या करिए, सीधे लिखिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर यहां पे लिख लीजिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर। ऑर्डर ही है, ऑर्डर्स है नाम, तो यहाँ पे ऑर्डर्स कर लीजिए और यहाँ पे वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये सारा आपका जो है इस टेबल के अंदर जो जो डेटा आ जाएगा आपको। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, वेयर पेमेंट आर नॉट रिसीव्ड। अब पेमेंट रिसीव नहीं हुआ यह मुझे कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे देखिए गाइस, जब पेमेंट रिसीव नहीं होगा तो पेमेंट डेट तो आएगा ही नहीं। जब जब आपने किसी शॉपकीपर को पैसा ही नहीं दिया तो वो कहां से चढ़ाएगा आपके पेमेंट डेट, आपका पेमेंट डेट तो चढ़ाएगा ही नहीं। तो यहाँ पे जो आपका होगा, यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा, पेमेंट डेट कॉलम पे कंडीशन लगाऊंगा, या तो वो कॉलम नल ही होना चाहिए, बेसिकली उसके अंदर नल वैल्यू होना चाहिए। क्योंकि जब आपने पेमेंट नहीं करोगे, अगर आप पेमेंट नहीं कर रहे हो तो गाइस वहां पे पेमेंट डेट टेबल में आपका पेमेंट का कोई डेटा ही नहीं होगा, वहां पे तो वैल्यू नल होगी। तो यहाँ पे वही चीज हमको बोल रहा है, यहाँ पे आप स्टेटमेंट ध्यान से समझिए, वेयर पेमेंट फॉर दोज ऑर्डर वेयर पेमेंट आर नॉट रिसीव। जब पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है तो पेमेंट डेट करके कुछ हुआ ही नहीं। पेमेंट डेट का क्या मतलब है, जब आपने पेमेंट करा ही नहीं। हाँ, अगर आप पेमेंट करते किसी पर्टिकुलर दिन तो वो जो है पेमेंट कॉलम के अंदर, पेमेंट डेट कॉलम के अंदर उस दिन का डेट आ जाता। तो यहाँ पे यही चीज समझना है आपको गाइस कि यहाँ पे कंडीशन में क्या लगाना है कि आपका जो है पेमेंट डेट कॉलम जो है उसके अंदर वैल्यू जहां भी नल है वो क्या होगा, वो बताएगा कि आपका पेमेंट अभी तक रिसीव नहीं हुआ है। तो चलिए यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं गाइस, सबसे पहले सेलेक्ट क्या करना है, ऑर्डर आईडी। तो ऑर्डर आईडी सेलेक्ट कर लेते हैं। अगला क्या करना है हमको, सेलेक्ट कोटेशन आईडी। कोटेशन आईडी को भी सेलेक्ट कर लेते हैं। और अगला जो है स्टेटस, तो स्टेटस यहाँ पे देखिए स्टेटस के अंदर क्या लिखा हुआ है, स्टेटस कॉलम। मुझे लगा पहले क्यू स्टेटस ना लिखा हो, तो यहाँ पे स्टेटस ही लिखा हुआ है कॉलम का नेम। अगला क्या है, पेमेंट डेट है, पेमेंट डेट भी लिख लेते हैं। ये 4 कॉलम मुझे सेलेक्ट करने हैं गाइस। और देखिए ये बेसिकली 4 कॉलम जब आप सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे एक और चीज आपको दिखाता हूं, पेमेंट डेट के साथ है आपका जो है पेमेंट मोड भी दिया हुआ है। तो अगर देखिए यहाँ पे आप जो है पेमेंट मोड टेबल पे भी, सॉरी पेमेंट मोड कॉलम पे भी आप कंडीशन लगा सकते हैं गाइस। देखिए या अमाउंट पेड पे भी आप कंडीशन लगा सकते हैं। देखिए जब पे नहीं करेगा कोई भी बंदा, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, पेमेंट्स आर नॉट रिसीव्ड। जब पेमेंट नहीं रिसीव हुआ है तो वहां पे अमाउंट पेड की जगह पे भी क्या हो जाएगा, नल वैल्यू आ जाएगी। पेमेंट मोड में भी नल आ जाएगा। जब पेमेंट दिया ही नहीं है तो पेमेंट मोड किस काम का, जब पेमेंट आई नहीं तो कैश एटीएम चेक क्या करोगे आप, पेमेंट किसी ने दिया ही नहीं तो वो डेटा रजिस्टर ही नहीं होगा पेमेंट। तो आप जो बेसिकली 3 टेबल पे कंडीशन लगा सकते हैं, पेमेंट डेट कॉलम पे लगा सकते हैं, एट बेसिकली ये अमाउंट पेड पे कॉलम पे लगा सकते हैं और पेमेंट मोड कॉलम पे लगा सकते हैं। चलिए तीनों पे लगा के एक एक करके दिखा देता हूं आपको। और ये कौन से टेबल से हमको डेटा सेलेक्ट करना है, ऑर्डर्स टेबल से। और यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा, वेयर क्लॉज का यूज करूंगा। वेयर मैं यहाँ पे कर लेता हूं, सबसे पहले मैं लगाता हूं पेमेंट मोड, कहां है हमारा, पेमेंट डेट पे। ठीक है, वेयर पेमेंट डेट कॉलम पे लगाता हूं, पेमेंट डेट इज नल लगाऊंगा, इज नल। आपको बता दूंगा इज नल के साथ आप जो है इक्वल टू नहीं लगाते हैं, इज लगाते हैं, इज का यूज करते हैं। तो यहाँ पे वेरीफाई करता हूं गाइस, यहाँ पे वेरीफाई करता हूं, ऑर्डर आईडी इनवैलिड, ऑर्डर आईडी यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, अच्छा ऑर्डर आईडी में यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया गाइस, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। कोटेशन आईडी सही लिखा हुआ है। चलिए वेरीफाई करते हैं गाइस इसको। और यहाँ पे देखिए, ये देखिए एकदम सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया, यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन लिख के आ गया। नेक्स्ट देखिए दूसरे कॉलम पे कंडीशन लगाऊंगा। पहले पे तो क्या लगा, पेमेंट डेट पे लगाया। दूसरा क्या है, अमाउंट पेड पे। अगर पेमेंट नहीं हुआ है गाइस तो अमाउंट पेड कॉलम के अंदर भी वैल्यू नल होगी। तो यहाँ पे अमाउंट पेड पे लगाता हूं, अमाउंट पेड। देखिए यहाँ पे ये कॉलम है अमाउंट पेड कॉलम, ये भी क्या होगा, इसके अंदर भी वैल्यू नल होगी अगर पेमेंट नहीं हुआ है तो। चलिए वेरीफाई करते हैं।
वेरीफाई करते हैं, यहाँ पे देखिए ये भी एकदम एब्सोल्युटली करेक्ट है गाइज आपका। अगला मैंने क्या बोला था, पेमेंट मोड, जब पेमेंट नहीं हुआ तो मोड किस काम का, तो यहाँ पे अगर आप, तो गाइज यहाँ पे अगर आप पेमेंट मोड कॉलम पे लगाएं यहाँ पे कंडीशन इज नल का, तो ये भी जो होगा आपका 100% करेक्ट होगा। यहाँ पे देखिए वेरीफाई करके दिखाता हूं, यहाँ पे देखिए मैंने बताया तीनों कॉलम्स में आप जो है एक एक करके तीनों में से किसी भी कॉलम को उठा सकते हैं, बस आपको टेबल को थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा किस टाइप का डेटा है। यहाँ पे देखिए तीनों को एक एक बार लगा के दिखा दिया और तीनों बार ही हमारा जो आंसर है वो 100% करेक्ट आ रहा है। चलिए असाइनमेंट नंबर 32 देखते हैं। असाइनमेंट नंबर 32 क्या बोल रहा है हमसे, यहाँ पे रिट्राइव द डिफरेंट आइटम टाइप एंड कैटेगरी ऑफ द एलिमेंट आइटम, बोल रहा है डिफरेंट आइटम टाइप और कैटेगरी, ये दोनों का बेसिकली कॉम्बिनेशन जो होना चाहिए वो अलग अलग होना चाहिए। तो डिफरेंट जहां आएगा वहां पे आपको डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा, वहां पे आपको डिस्टिंक्ट का यूज करना पड़ेगा। आप जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट को थोड़ा सा चेक करिए, यहाँ पे क्या लिख रहा है, एफएमसीजी कैटेगरी क्या है, सी, एपरल कैटेगरी सी है, एपरल कैटेगरी बी है। तो यहाँ पे देखिए आइटम टाइप तो रिपीट कर रहा है बट इन दोनों का कॉम्बिनेशन कहीं नहीं रिपीट कर रहा। देखिए एफएमसीजी सी और ये कहीं और नहीं होगा, किसी और रो के अंदर नहीं होगा ये डेटा। एपरल सी तो है बट एपरल सी कहीं और नहीं होगा, एक बार के बाद दोबारा नहीं आएगा। यहाँ पे देखें तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन बेसिकली है वो जो है डिफरेंट होना चाहिए। तो जब आपका दो, एक या एक से ज्यादा जो भी, अगर आपका कॉलम्स का कॉम्बिनेशन यूनिक चाहिए तो आप जो है उसको डिस्टिंक्ट कीवर्ड के साथ लिखते हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, और आपको क्या क्या कॉलम चाहिए, सबसे पहला कॉलम चाहिए आइटम टाइप कॉलम चाहिए, और दूसरा क्या चाहिए कॉलम आपका कैटेगरी कॉलम चाहिए। ये दो कॉलम बेसिकली आपके इनके बीच में जो है डेटा डिस्टिंक्ट होना चाहिए। और ये किसके अंदर प्रेजेंट है, ये आइटम टेबल के अंदर प्रेजेंट है गाइस। तो अगर मैं इसको रन करूं इस क्वेरी को, यहाँ पे चलिए इसको वेरीफाई करता हूं अभी और देखते हैं आउटपुट हमारा क्या आता है। यहाँ पे देखिए जैसे ही वेरीफाई करा, यहाँ पे आप देखिए हमारा आउटपुट जो एकदम 100% करेक्ट है। और यहाँ पे देखिए वही मैं बता रहा हूं कि अगर आप डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज कर रहे हैं और डिस्टिंक्ट के बाद जितने भी कॉलम्स आप डिक्लेयर करते हैं, ये बेसिकली क्या करता है, उन दोनों कॉलम्स को, दोनों तीनों या जितना भी कॉलम आप डिक्लेयर करना वो सारे कॉलम्स को एनालाइज करता है और उनके अकॉर्डिंग जो है जितने भी डिफरेंट डेटा है उनको यहाँ पे आउटपुट देता है। अगला असाइनमेंट देखते हैं, असाइनमेंट नंबर 33 को देख लेते हैं गाइस। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है असाइनमेंट नंबर 33, द मैनेजमेंट वांट्स टू इंक्रीज सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉय बाय 10%। एम्प्लॉय का सैलरी बढ़ाना चाह रहा है मैनेजमेंट 10% से। राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले एम्प्लॉय आईडी, करंट सैलरी, इंक्रीज सैलरी एंड इंक्रीमेंटेड अमाउंट। अब बोल रहा है सबसे पहले तो एम्प्लॉय आईडी खोजना है, फिर क्या करना पड़ेगा, करंट सैलरी। देखिए दो चीज तो हमको टेबल से मिल जाएगा, एम्प्लॉय आईडी, करंट सैलरी। न्यू सैलरी तो वो मुझे खोजना पड़ेगा, वो 10% इंक्रीज तो मुझे करना पड़ेगा, यहाँ पे उसके लिए क्वेरी लिखूंगा मैं। और इंक्रीमेंटेड अमाउंट भी मुझे ही खोजना पड़ेगा। तो दो डेटा, तो दो कॉलम्स तो हमको मिलेंगे टेबल के अंदर से, एम्प्लॉय आईडी और करंट सैलरी। बट जो है न्यू सैलरी और इंक्रीमेंटेड अमाउंट ये जो है मुझे ही खोजना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए क्वेरी कैसे लिखेंगे, पहले तो आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट क्या करना है आपको, एम्प्लॉय आईडी, और ये कौन से टेबल के अंदर प्रेजेंट है, एम्प्लॉय डिटेल्स के अंदर प्रेजेंट है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी आप करेंगे। और एम्प्लॉय आईडी सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या है, इस एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल के अंदर देखिए अगला यहाँ पे क्या करना है, हमको सैलरी खोजना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सैलरी, और यहाँ पे देखिए सैलरी कॉलम का नेम यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया है, करंट सैलरी कर दिया है। तो यहाँ पे फिर मैं जो है इसके नेम को भी चेंज करूंगा, और नेम चेंज करके देखिए नेम जब भी आप लिखते हैं गाइस एज का यूज करके, एज के हेल्प से जब भी आप नेम लिखते हैं तो यहाँ पे आप डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज करेंगे। अगर आप सिंगल करते हैं तो आपको एरर देगा। तो यहाँ पे आप डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखिए करंट सैलरी। ये क्या होता है, ये कॉलम को जो है हम जो नेम देना चाहें वो हम दे सकते हैं यहाँ पे, इसके हेल्प से, एज के हेल्प से जो है हम किसी भी कॉलम को जो है अपना मनपसंद नेम दे सकते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे देखिए ये क्या करेगा, अब सैलरी कॉलम को तो सैलरी का डेटा तो दिखाएगा बट उसका कॉलम नेम क्या हो जाएगा, यहाँ पे करंट सैलरी कर देगा। अगला क्या खोजना है हमको, न्यू सैलरी खोजना है। अब न्यू सैलरी क्या होगा, आपका पुराना सैलरी होगा प्लस उसमें 10% और इंक्रीमेंट करा दिया। तो यहाँ पे देखिए इसको कैसे लिखेंगे, इसको आपको लिखेंगे सैलरी, पहले तो आप सैलरी लिख लीजिए, सैलरी, और इसके अंदर आप कितना इंक्रीमेंट करा रहे हैं, 10% का। तो 10% को क्या लिख सकता हूं मैं, 0.1 इंटू सैलरी लिख लेता हूं, सैलरी। अब देखिए ये क्या हो गया, पुराना सैलरी प्लस 0.1 इंटू नया सैलरी। 10% क्या होता है, 0.1 ही तो होता है। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, ये आपका न्यू सैलरी दे देगा। अब ये तो इक्वेशन लिख दिया आपने, अब इसके नेम को चेंज करिए थोड़ा सा। अब जो है
इसको हम क्या नाम रखेंगे, इस कॉलम को हमको क्या रखना है, न्यू सैलरी रखना है। तो यहां पे मैं रख लेता हूं उसका नाम न्यू सैलरी, सैलरी। अगला क्या खोजना है हमको, इंक्रीमेंटेड अमाउंट, कितना इंक्रीमेंट हुआ है गाइस ये बताना है हमको। तो अमाउंट कितना इंक्रीमेंट हुआ है ये कैसे पता चलेगा, ये आपने कितना इंक्रीमेंट करा, 10% आप इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो अमाउंट जो आपका इंक्रीमेंटेड होगा वो क्या होगा, 0.1 इंटू सैलरी होगा, यही होगा आपका इंक्रीमेंटेड अमाउंट। क्यों, क्योंकि ये इतना ही अमाउंट तो आप ऐड कर रहे हैं सैलरी के अंदर, यही अमाउंट तो ऐड कर रहे हैं, तो यही अमाउंट तो इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ये आपने इक्वेशन लिख दिया, ये क्या कर देगा, सारा इंक्रीमेंटेड अमाउंट जो है एक कॉलम के अंदर दे देगा, और उसको आप जो है नया नेम रख दीजिए इस कॉलम का, वो क्या होगा, इंक्रीमेंटेड। इंक्रीमेंटेड आप जो है यहाँ पे देखिए कॉलम नेम क्या दिया, इंक्रीमेंटेड अमाउंट। ठीक है गाइस, ये क्या कर देगा, ये आपने सारा कॉलम बेसिकली यहाँ पे आपने अपना बना लिया, जो जो ये मांग रहा है। अब ये किस टेबल से आप ले रहे हैं डेटा, ये टेबल ले रहे हैं आप एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल से ये डेटा ले रहे हैं आप, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स। चलिए इसको वेरीफाई करते हैं गाइज, और वेरीफाई करके देखते हैं अपने आउटपुट को। यहाँ पे देखिए हमारा आउटपुट एकदम 100% करेक्ट है। यहाँ पे देखिए जैसे का देखिए यहाँ पे करंट सैलरी मैंने जैसे लिखा था एज करके, यहाँ पे देखिए करंट सैलरी आ गया, न्यू सैलरी आ गया, इंक्रीमेंटेड अमाउंट, कॉलम नेम आप देखिए कैसे आ गया। अब मैंने आपको ये भी बोला था गाइस कि अगर आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूज करते हैं डबल के जगह पे, तो देखिए क्या यहाँ पे सीन क्या होने वाला है। चलिए यहाँ पे अब वापस से वेरीफाई करता हूँ। देखिए फ्रॉम कीवर्ड नॉट फाउंड वेयर एक्सपेक्टेड, ऐसे ही करके एरर आपका आता है। अगर आप कहीं पे भी नेम के अंदर अगर आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूज कर दे रहे हैं, एलियस नेम बोलते हैं इसको, मतलब कि कुछ भी अपने मन का नेम देना, उसी को बोलते हैं एलियस नेम। तो यहाँ पे अगर आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का यूज करते हैं तो आपको जो यही फ्रॉम कीवर्ड नॉट फाउंड वेयर एक्सपेक्टेड ऐसे ही कुछ करके एरर आता है। चलिए यहाँ पे फिर से वापस से मैंने इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कर लिया है गाइस, इसको वापस से रन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वापस से मैंने इसको रन कर दिया, ये 100% सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है। चलिए 34 नंबर देखते हैं असाइनमेंट, ये क्या है, ऑप्शनल असाइनमेंट है। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, इंसर्ट द फॉलोइंग डेटा इनटू सिटी टेबल। सिटी टेबल के अंदर हमको ये डेटा इंसर्ट करने के लिए बोल रहा है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इंसर्ट इनटू, आप क्या लिखिए टेबल नेम, और यहाँ पे उसके बाद क्या लिखेंगे, वैल्यूज, और वैल्यूज के अंदर सब एक ही वैल्यू आपको स्टोर कराना, वो क्या है आपका मैसूर। क्योंकि ये बेसिकली वैरकैट टाइप का है, तो यहाँ पे आप जो है इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे और इसको वेरीफाई करिए गाइज। यहाँ पे वेरीफाई करिए, देखिए ये 100% करेक्ट रिजल्ट है। ये अभी काफी बेसिक लेवल के असाइनमेंट्स हैं। तो चलिए यहाँ पे अगला देखते हैं हम, असाइनमेंट नंबर 35 को देखते हैं। असाइनमेंट नंबर 35 क्या बोल रहा है, इंसर्ट फॉलोइंग डेटा इनटू एड्रेस टेबल। एड्रेस टेबल के अंदर हमको ये डेटा इंसर्ट करना है। चलिए वापस से इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आपको क्या लिखना होता है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम। टेबल नेम क्या है आपका, एड्रेस, तो एड्रेस लिख लीजिए, एड्रेस टेबल का यहाँ पे नाम लिख लीजिए, इंसर्ट इनटू एड्रेस, और उसके बाद आप क्या लिखेंगे, वैल्यूज आप लिखते हैं, कौन कौन सा वैल्यूज इंसर्ट करना है। सबसे पहला जो है वैल्यू आपका 350 इंसर्ट करना है, ये क्या है आपका हाउस नंबर। नेक्स्ट जो है ये वैरकर वैल्यू है, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी। इलेक्ट्रॉनिक सिटी गाइज ये पूरा जो ये एड्रेस है, ये आपका पता है ये मैसूर कैंपस का एड्रेस है, ये जो एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है। अगला क्या है आपका, सिटी क्या है, मैसूर। मैसूर यहाँ पे लिखा हुआ है। और अगला डेटा क्या आपको भरना है, जिप कोड के अंदर भरना है 570018, और यहाँ पे स्टेट आपका क्या है, कर्नाटका। स्टेट के अंदर आपको क्या भरना पड़ेगा, कर्नाटका। और ये देखिए ये एकदम हमारा एकदम वैलिड फॉर्म है यहाँ पे डेटा इंसर्ट करने का। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी है, इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ पे देखिए स्पेलिंग मिस्टेक कराई तभी ये रेड रेड यहाँ पे दिखा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सिटी करिए और यहाँ पे वेरीफाई करिए गाइज। ये हमारा क्या करेगा, डेटा को इंसर्ट करेगा। यहाँ पे देखिए कॉन्ग्रेचुलेशन योर क्वेरी इज करेक्ट लिख के आ रहा है। अगला असाइनमेंट नंबर 36 को देखते हैं। 36 क्या बोल रहा है, इंसर्ट द फॉलोइंग डेटा इनटू आर्टिकल टेबल। यहाँ पे अब जो है इंसर्ट वाले ही बेसिकली क्वेरी आ रही है यहाँ पे। तो इंसर्ट क्या करना है आपको, इंसर्ट इनटू आपका टेबल नेम क्या है गाइज, आर्टिकल। आर्टिकल टेबल है आपका। फिर आपको क्या लिखना पड़ेगा, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, वैल्यूज आपको लिखना पड़ेगा, और वैल्यूज के बाद आप जो है यहाँ पे आप तो गाइस चाहें तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आप ऐसे कर सकते हैं, आर्टिकल के बाद आप जो है सारा कॉलम्स यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं, जितने कॉलम्स है आपके टेबल के अंदर। मैं ये नहीं कर रहा हूं, मैं डायरेक्टली वैल्यूज को इंसर्ट करा रहा हूं। तो अगर आपको थोड़े कंडीशंस के बारे में पढ़ने होंगे जो थ्योरेटिकल पार्ट में दिए होंगे कि अगर आपको कोई वैल्यू नल छोड़नी है, कोई कॉलम नल छोड़ना है,
तो उसके लिए जो आपको यहाँ पे कॉलम नेम लिखना पड़ेगा या आप कॉलम नेम स्किप कर सकते हैं, इस टाइप के कंडीशंस हैं। अगर आपको कोई भी ट्यूटोरियल में किसी भी पॉइंट पे प्रॉब्लम आ रहा है, आप जो है कमेंट कर सकते हैं, मैं वीडियो बना दूंगा एकदम अच्छे से एसक्यूएल के बारे में या डीबीएमएस के रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के बारे में। तो यहाँ पे अभी क्या करना है, वैल्यू क्या डालना है, A1002 डालता हूं। नेक्स्ट गाइज यहाँ पे क्या है, AR नेम के अंदर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, कीबोर्ड लिखना है मुझे। तो यहाँ पे मैं कीबोर्ड लिख लेता हूं। अगला वैल्यू क्या है, रेट मुझे डालना है, वो क्या है 1000 यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास। क्वांटिटी हमारे पास क्या दी हुई है, 10 दी हुई है, और क्लास हमारे पास क्या दिया हुआ है, बी। ये डेटा डालता हूं और यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करता हूं गाइस। वेरीफाई पे क्लिक करता हूं, देखिए ये भी क्वेरी हमारा एकदम 100% करेक्ट है। ये काफी बेसिक लेवल की क्वेरीज है ये। असाइनमेंट नंबर 37 देखते हैं गाइस, ये क्या बोल रहा है, रिट्राइव कोटेशन आईडी, कोटेशन डेट एंड कोटेड प्राइस फॉर कोटेशन दैट आर quoted in 1400 to 2150 रेंज बट नॉट इंक्लूसिव ऑफ दिस वैल्यू। मतलब ये वैल्यूज को जो है इंक्लूड नहीं कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले आपको रिट्राइव करने के लिए बोल रहा है, तो आप क्या करिए, सेलेक्ट का यूज करिए और आपको सबसे पहला क्या कॉलम बोल रहा है, कोटेशन आईडी। तो यहाँ पे आप कोटेशन आईडी कॉलम को बेसिकली खोज लीजिए। यहाँ पे आप लिखिए कोटेशन आईडी, फिर आपको क्या बोल रहा है, क्यू डेट, और आपको फाइनली क्या बोल रहा है, कोटेड प्राइस। तो यहाँ पे ये 3 कॉलम को आपको खोजने को बोल रहा है, और ये तीनों कॉलम कहाँ पे अवेलेबल है, ये कोटेशन टेबल के अंदर ये तीनों अवेलेबल है। यहाँ पे देखिए कोटेशन आईडी, फिर क्या है कोटेड प्राइस, और यहाँ पे क्यू डेट, ये तीनों कॉलम इसी के अंदर है। तो ये कौन सा टेबल है हमारा, कोटेशन, QUOTATION। यहाँ पे देखिए स्पेलिंग मिस्टेक मत करिएगा। फिर यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, वेयर का यूज करना पड़ेगा। वेयर का यूज करके आपको जो है कंडीशन लगाना पड़ेगा। अब देखिएगा इस थोड़ा सा यहाँ पे पेन टैबलेट की हेल्प से आपको कुछ बताना चाहूंगा। यहाँ पे मैंने आपको बताया था, या अगर आपने बिटवीन के बारे में पढ़ा होगा, बिटवीन अगर आप यूज करते हैं, अगर मैं बिटवीन के अंदर लिखूं 1400 से यहाँ पे लिखूं बिटवीन 1400, ऐसे बिटवीन ऐसे नहीं यूज करते। यहाँ पे एक सेकंड मैं थोड़ा सा इसको हटाता हूं, मैं बस आपको समझाने के लिए वैसे लिख रहा था। यहाँ पे देखिए आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, बिटवीन 1400 एंड 2150। अगर आप ऐसे लिखते हैं गाइस, तो ये क्या करेगा, ये सारा वैल्यू कंसीडर करेगा 1400 से लेके 2150 तक, इनको भी इंक्लूड कर देगा। बट यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, इसको इंक्लूड नहीं करना है, इनको नॉट इंक्लूसिव ऑफ दिस वैल्यू। अगर इनको इंक्लूड नहीं करना है तो आप ऐसे लिख लीजिए ना सीधे, बिटवीन 1401 कर लीजिए, एक वैल्यू बढ़ा लीजिए। तो इसको इंक्लूड नहीं करेगा, इसके आगे वाले वैल्यू को इंक्लूड करेगा 14, और यहां से एक वैल्यू घटा लीजिए 2149। तो ये क्या कर देगा, इनको इंक्लूड नहीं करेगा, बट इनके एक आगे वाले वैल्यू को इंक्लूड कर लेगा, और ये जो लास्ट वाले से कम वैल्यू को इंक्लूड कर लेगा। तो ये काफी सिंपल तरीका है। या तो आप जो है रिलेशनल ऑपरेटर का यूज कर लीजिए, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, बहुत सारे तरीके हैं आपके पास। चलिए यहाँ पे इसको क्लियर करता हूं और जो है देखता हूं कौन सा तरीका अप्लाई करना है। यहाँ पे सबसे पहले तो बिटवीन वाला लगाता हूं, वेयर यहाँ पे क्या करना है हमको, क्या देखना है हमको, कोटेड प्राइस बेसिकली यहाँ पे इनके बीच में होना चाहिए, प्राइस फॉर कोटेशन दैट आर कोटेड। तो यहाँ पे जहां पे हमको कोटेड प्राइस चेक करना है, कोटेड प्राइस देखना है हमको, कोटेड प्राइस बिटवीन, यहाँ पे बिटवीन का यूज कर लेता हूं। और यहाँ पे मैंने क्या बोला आपको, 1401 कर लीजिए, क्योंकि बिटवीन आप जब यूज करते हैं तो वो क्या करता है, दोनों वैल्यूज को इंक्लूड कर लेता है। आपको यहाँ पे इंक्लूड नहीं कराना है, तो यहाँ पे आप कर लीजिए वेयर कोटेड प्राइस बिटवीन 1401 एंड 2149 कर लीजिए। ये क्या करेगा, आपका जो 50 वाला बेसिकली 2100 और जो लास्ट वर्ड क्या है 50, तो यहाँ पे 50 को छोड़ देगा, 2149 तक ही जाएगा। तो चलिए इसको यहाँ पे वेरीफाई करके देखते हैं। वेरीफाई करके देखते हैं, यहाँ पे देखिए गाइड हमारा ये एकदम एब्सोल्युटली एकदम 100% करेक्ट है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्या कर लेते हैं, दूसरा कंडीशन कैसे लगा सकते हैं, दूसरा कंडीशन भी देखता हूं कैसे अप्लाई होता है। यहाँ पे वेयर ऐसे लगा लेता हूं, वेयर कोटेड प्राइस आपका जो है होना चाहिए ग्रेटर देन 1400 कर लेता हूं, और साथ ही साथ क्या होना चाहिए आपका जो है कोटेड प्राइस जो होना चाहिए ये लेस देन होना चाहिए आपका 2150। ऐसे भी आप कंडीशन लगा सकते हैं, लेस देन हो जाएगा। चलिए इसको वेरीफाई करते हैं गाइस, यहाँ पे वेरीफाई करते हैं। देखिए ये भी कंडीशन हमारा सही है। तो आप जो है रिलेशनल ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। आपको बस आइडिया होना चाहिए चीजें को यूज कैसे करना है उसके बारे में, और वो आपको आइडिया तभी लगेगा जब आप थ्योरेटिकल पार्ट को अच्छे से पढ़ते हैं और चीजों को एनालाइज करना जानते हैं। नेक्स्ट देखिए असाइनमेंट नंबर 38 देखते हैं। 38 में क्या बोल रहा है, retrieve the item type description and unit price of those item whose price are more than 4000।
ऐसे आइटम का ये सब कॉलम्स खोजना है जिनका प्राइस जो है 4000 से ज्यादा है। फिर से यहाँ पे फिल्टरिंग हमको करना है, तो फिल्टरिंग के लिए आपको मैंने बताया था वेयर क्लाउज का यूज करते हैं। तो सबसे पहले आप जो है कॉलम्स को सेलेक्ट कर लीजिए, सेलेक्ट आपको कौन कौन सा कॉलम खोजना है। आइटम टाइप कॉलम यूज करना है यहाँ पे, आइटम टाइप। अगला जो है डिस्क्रिप्शन को यूज करना है कॉलम को, और उसके आगे वाला जो है, तो यहाँ पे आपने जो है प्राइस कॉलम, यहाँ पे मैंने तीनों कॉलम्स को लिख दिया जो जो हमको चाहिए। और ये किस टेबल के अंदर है, ये आइटम टेबल के अंदर है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फ्रॉम आइटम, और यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे मैं एक फिल्टरिंग कंडीशन लगाऊंगा, वेयर क्लॉज का यूज करके फिल्टर करूंगा डेटा को। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, आपका जो प्राइस होना चाहिए वो 4000 से ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लगा लीजिए वेयर प्राइस ग्रेटर देन 4000। रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करिए बेसिकली गाइज। यहाँ पे वेरीफाई करता हूं, देखता हूं इसको। देखिए वेरीफाई करा, यहाँ पे आउटपुट जो हमारा एकदम 100% ये जो है मैच कर रहा, और यहाँ पे लिखा हुआ कॉन्ग्रेचुलेशन योर क्वेरी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट जो हमारा लास्ट इसमें असाइनमेंट जो है, इस डे 3 के अंदर लास्ट असाइनमेंट पे आ जाते हैं गाइज, और यहां से जो हमारा डे 3 डन हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपका जो हम डे 4 करेंगे, तो चलिए उससे पहले जो हम आपका जो 39 असाइनमेंट है उसको कंप्लीट करा दे रहा हूं, असाइनमेंट नंबर 39 को। यहाँ पे क्या बोल रहा है, रिट्राइव द डेजिग्नेशन एंड सैलरी ऑफ ऑल मैनेजर एंड बिलिंग स्टाफ हु हैव सैलरी इन रेंज 2500 to 5000 बोथ इंक्लूसिव। अब इंक्लूसिव बोल रहा है, तो यहाँ पे आप जो है बिटवीन ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं, क्योंकि बिटवीन ऑपरेटर में आप जो वैल्यू प्रोवाइड करते हैं वो क्या करता है, इंक्लूड करता है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, रिट्राइव द डेजिग्नेशन एंड सैलरी ऑफ ऑल मैनेजर एंड बिलिंग स्टाफ। सिर्फ मैनेजर और बिलिंग स्टाफ का सैलरी चाहिए और डेजिग्नेशन चाहिए। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, सेलेक्ट, और यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा डेजिग्नेशन, और यहाँ पे अगला कॉलम क्या है, आपको सैलरी कॉलम है, सैलरी फ्रॉम। यहाँ पे क्या बोल, आपको कौन सा टेबल के अंदर है ये देखिए डेजिग्नेशन, और यहाँ पे सैलरी, ये देखिए एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल के अंदर है। तो यहाँ पे आप क्या लिखिएगा, एम्प्लॉय, और यहाँ पे डिटेल्स ये टेबल का यूज करेंगे। सेलेक्ट डेजिग्नेशन सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स, और यहाँ पे अब आपको कंडीशन लगाना पड़ेगा, वेयर क्लॉज का यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, रिट्राइव द डेजिग्नेशन एंड सैलरी फॉर ऑल मैनेजर एंड बिलिंग स्टाफ। देखिए मैनेजर और बिलिंग स्टाफ का ही सैलरी चाहिए इसको। यहाँ पे देखिए एक्सपेक्टेड आउटपुट में सिर्फ मैनेजर और बिलिंग स्टाफ दिखेंगे, और कोई नहीं दिखेगा इसके अंदर। हु हैव सैलरी इन रेंज, और सैलरी पे भी कंडीशन लगाया हुआ है, डेजिग्नेशन कॉलम पे भी कंडीशन लगा हुआ है, दोनों कॉलम पे कंडीशन लगा हुआ है। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख लेता हूं गाइस, वेयर डेजिग्नेशन इन का यूज कर लेता हूं गाइस। इन के अंदर क्या होता है, यहाँ पे इन के अंदर आप जो दोनों वैल्यू डाल दीजिए, ये क्या करेगा, उसी के अंदर जो इन के अंदर जो वैल्यूज है उसी को जो है ये बेसिकली उस कॉलम के अंदर इंक्लूड करेगा। तो पहला डेजिग्नेशन क्या होना चाहिए हमारा, बिलिंग स्टाफ, और दूसरा क्या होना चाहिए गाइस यहाँ पे, मैनेजर। दूसरे के अंदर क्या है, मैनेजर। और ये तो कंडीशन हो गया आपका बेसिकली डेजिग्नेशन कॉलम पे, वेयर डेजिग्नेशन इन इतना, एंड साथ ही साथ जो है आपका सैलरी क्या होना चाहिए, इस इतने से इतने के रेंज में होना चाहिए। एंड यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए, सैलरी बिटवीन, यहाँ पे ऐसे इसको कर लीजिए आप ब्रेसेस के अंदर, और यहाँ पे कर लीजिए सैलरी बिटवीन, आपका क्या होगा 2500 एंड आपको कर लेना है 5000। ठीक है, वह सैलरी बिटवीन 2500 एंड 5000 यहाँ पे। और इसको जो है यहाँ पे गाइज आपको जो है यहाँ पे ब्रेसेस को बंद करना पड़ेगा, और इसको वेरीफाई करके देखता हूँ गाइज। चलिए इसको वेरीफाई करते हैं। यहाँ पे देखिए ये भी क्वेरी हमारा एकदम जो है ये 100% करेक्ट है। इसको थोड़ा सा आपको समझा देता हूं मैं, यहाँ पे बेसिकली मैंने करा क्या है। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे गाइस कि यहाँ पे देखिए क्या कर रहा हूं मैं, कि यहाँ पे डेजिग्नेशन पे सबसे पहले कंडीशन लगा रहा हूं। डेजिग्नेशन को का वैल्यू मैंने कहाँ रखा है, बिलिंग स्टाफ उसके अंदर होना चाहिए या मैनेजर होना चाहिए। डेजिग्नेशन कॉलम पे यही कंडीशन लगा दी है, या तो उसके अंदर वैल्यू जो होना चाहिए बिलिंग स्टाफ होना चाहिए, नहीं तो मैनेजर। साथ ही साथ मैंने क्या करा, यहाँ पे देखिए इसको मैंने ब्रेसेस के अंदर क्यों लिया है गाइस, क्योंकि यहाँ पे भी मैंने एंड का यूज करा है। अगर मैं इसको खोल देता तो ये समझ ही नहीं पाता, इतने सारे एंड हो जाते कि इसको कंफ्यूजन हो जाता। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कोड, क्लैरिटी ऑफ कोड के लिए जो है ये ब्रेसेस लगा दिया। अब देखिए एंड के अंदर ये दूसरा कंडीशन हो गया, इस ब्रेसेस के अंदर दूसरा कंडीशन कहाँ लगा, सैलरी कॉलम पे। और सैलरी कॉलम के अंदर क्या बोल रहा है, 2500 से 5000 के बीच में सैलरी होनी चाहिए, और बोथ इंक्लूसिव। और आपको पता ही है कि बिटवीन जब आप यूज करते हैं ये क्या करता है, दोनों वैल्यू को इंक्लूड करता है। और लास्ट एग्जांपल में ही मैंने दिखाया था, जब आपको 1400 और 1400 से 2550 के अंदर का वैल्यू लेना था और इन दोनों को छोड़ना था, तो मैंने बोला
आप जो है एक एक वैल्यू एक्सटेंड कर लीजिए। मैंने बोला था आपको 1401 कर लीजिए और यहाँ पे 2149 कर लीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिटवीन कैसे काम करता है, और आपको सारा क्वेरी जो है मैंने यहाँ पे डे 3 का फिनिश करा दिया गाइज। तो यहाँ पे होता है हमारा डे 3 फिनिश। तो अगर गाइज आपको ये वीडियो हेल्प कर रहा है तो प्लीज इसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जिनको जरूर। हाँ गाइज, आप जो है फाइनली क्या करिए, इस आप जो आइए यूट्यूब के अंदर इस चैनल पेज पे और जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तो आपको पता नहीं लग पाएगा कि मैंने वीडियो अपलोड करा है या नहीं करा है। तो गाइज अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं और टाइम टू टाइम अपडेटेड रहना चाहते हैं कि कब मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं, तो आपको इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करना पड़ेगा। थैंक यू गाइज।